साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो न्यूज़पेपर का आपकी तैयारी में एक अहम योगदान होता है। देखिए, आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो यदि आप कोई न्यूज़पेपर डेली बेसिस पढ़ते हैं, तो आपका करंट अफेयर लगातार तैयार होता रहता है और परीक्षा के दौरान आपको करंट अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता है। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने से दो फायदे हैं। एक तो आपका करंट अफेयर तैयार होता है, दूसरा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, जैसे मैपिंग के दृष्टिकोण से आप देखें, ठीक है, बहुत सारे नदियों, बहुत सारे दर्रों के बारे में आपको लगातार पता चलता रहता है। तो न्यूज़पेपर, मेरा मानना है कि एक न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर आपको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार पढ़ते रहना चाहिए। देखिए, वर्तमान मोबाइल के दौरान के जो दौर चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि लोगों ने किताबों, जो टेक्स्ट बुक है, उसे पढ़ना बहुत कम कर दिया, साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ना कम कर दिया है। अब आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ उपलब्ध हो जाते हैं, फिर भी वो पीडीएफ केवल देखने भर के होते हैं, आप उन्हें पढ़ते नहीं हैं। यदि आप कोई न्यूज़पेपर लगातार मंगाते हैं और उसे लगातार पढ़ते हैं, तो ये आपके प्री के साथ साथ जो मेंस की परीक्षा होती है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप लगातार कोई पेपर पढ़ते हैं तो आपकी वर्तनी और साथ ही साथ शब्दावली और आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो आप अपने मुख्य परीक्षा के दौरान जो आंसर राइटिंग होती है वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको लगातार बहुत सारे अच्छे कोटेशन मिल सकते हैं, किसी मुद्दे पर बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, तो ये बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर मंगाते हैं। आपको यदि इंग्लिश में ज़्यादा सुविधा है तो आप इंग्लिश का पेपर पढ़ सकते हैं, यदि हिंदी में सुविधा है तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं जनसत्ता अखबार, जो हिंदी का न्यूज़पेपर है, इसको देखने का प्रयास करता हूं और यहाँ पर हम लोग जो है इसी जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डेली बेसिस पे इस न्यूज़पेपर के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जीएस और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको मैं आपको बता सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 31 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर को, जो कि जनसत्ता का है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर न्यायमूर्ति नागरत्ना जी के बारे में बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं, ठीक है, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना। ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो है एक टिप्पणी की नोटबंदी पर, डीमोनेटाइजेशन पर। इन्होंने कहा कि इन्होंने जब पिछले साल था 2023 में जो मोनेटाइजेशन पर आपका डिमोनेटाइजेशन पर जो एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस जो खंडपीठ थी उसमें ये शामिल थी। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें तो देखिए, यहाँ पर आपका ये इन्होंने जो कहा क्या है वो पहले देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब प्रक्रिया के दौरान 98% मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पास वापस आ गया तो काला धन कैसे खत्म हो गया, ठीक है। इन्होंने एक कोई सम्मेलन था, वहां पर इन्होंने ये अपनी बात रखी थी। देखिए, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने भाषण में विमुद्रीकरण मामले में अपने 2023 के फैसले में के बारे में बात की, जब उन्होंने केंद्र के विमुद्रीकरण कदम का विरोध करने के लिए असहमति जताई। देखिए, नोटबंदी जो वो सही शब्द नहीं है, सही शब्द आपका क्या है, विमुद्रीकरण है, ठीक है। तो कहीं भी आप लिखेंगे तो विमुद्रीकरण लिखेंगे। देखिए, 2023 में जो है एक खंडपीठ बैठाई गई थी, 5 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें इस विमुद्रीकरण पर चर्चा होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत के फैसले से जो विमुद्रीकरण था पर केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखा था। इसमें 4 जजेज जो हैं, 5 में से 4 जो थे वो आपका विमुद्रीकरण के सरकार का जो दलित थे उसके पक्ष में थे, और एक जो कि ये न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना जी थे, ये उसके विरोध में थी। तो 4-1 से ये फैसला आया हुआ था। तो याद रखिएगा, नोटबंदी का या विमुद्रीकरण का जो फैसला हुआ था कब हुआ था, 2016 में हुआ था। तो इतनी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें पॉइंट लेना है, यदि आप इस न्यूज़पेपर में नीचे जाएंगे तो यहाँ मौसम के संबंध में बात की गई है। बताया गया है कि हिमाचल और उत्तराखंड की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर। अब यहाँ पर आपके लिए क्या पॉइंट है, उन पॉइंटों के लिए आप देखें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कुछ शब्दों की चर्चा की गई है। जैसे हिमाचल के मनाली और रोहतांग दर्रे में हुए भारी हिमपात के बाद अटल सुरंग में यातायात रोक दिया गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो अटल सुरंग है, दूसरा है रोहतांग दर्रा।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। आज यदि आपने पेपर देखा होगा, कई सारे पेपरों में आपने देखा होगा कि दर्रों का मिलान करने के लिए पूछा जाता है या कौन सा दर्रा किस राज्य में, ये पूछा जाता है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग थोड़ा सा अटल सुरंग भी देख लेते हैं। अटल सुरंग की चर्चा की गई है, तो अटल सुरंग कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और ये अटल सुरंग जो है आपका रोहतांग दर्रे से ही संबंधित है, रोहतांग दर्रे में ही इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, उसके एक हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में। अब जब हम लोग अटल सुरंग की बात कर रहे हैं तो चाहे तो आप जब अटल सुरंग आपने देखा तो इसको आप गूगल पे सर्च करके अटल सुरंग के बारे में कुछ जानकारियां और याद रख सकते हैं। जैसे अटल सुरंग जो है ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है, इसका ये रिकॉर्ड है। और ये जो अटल सुरंग है, ये अटल सुरंग कहाँ पर है, तो ये अटल सुरंग जो है पीर पंजाल रेंज, जो पीर पंजाल श्रेणी है वहाँ पर स्थित है, उसी में ये है। और पीर पंजाल जो रेंज है ये आपने देखा होगा हिमालय को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो उसमें से जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के तहत आपका पीर पंजाल रेंज आता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो श्रेणियां हैं हिमालय की उनको क्रम से लगाने से, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए कई बार आता है। इसमें आपने 4 नाम बहुत सुने होंगे। एक तो आपका है काराकोरम, आपका है काराकोरम, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है और पीर पंजाल। तो इनको जब आप कालक्रम में मतलब क्रम से लगाते हैं उत्तर से दक्षिण, तो आप देखेंगे इसमें, तो इन पर्वत श्रेणियों को यदि आप थोड़ा सा एटलस उठा के देखेंगे तो एटलस में आप देखेंगे सबसे उत्तर में आपका काराकोरम है, उसके दक्षिण में लद्दाख है, फिर जास्कर है, पीर पंजाल है। ये हमेशा लगाने के लिए, क्रम लगाने के लिए कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। तो इससे आपको ये चीज़ें पता चल गई। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें, जैसे यहाँ पर चर्चा की गई है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भी ताज़ा बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। तो इससे आपको पता चलता है कि जो गुलमर्ग है और पहलगाम, कई बार ऐसे शब्द होते हैं इस पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मतलब कोई सेंटेंस लिखा होता है और उसमें वर्ड दिया गया था है, जैसे ये कह दिया हिमाचल प्रदेश के पहलगाम, तो आपको पता होना चाहिए कि पहलगाम जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में, तो वो सेंटेंस आपका वहीं से गलत हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम, तो गुलमर्ग और पहलगाम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जब इस पूरे न्यूज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है उत्तराखंड के केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी शनिवार सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई। तो इससे क्या पता चला कि आपको केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तो पता था कि आपका उत्तराखंड में, कई बार कन्फ्यूजन हेमकुंड साहिब में होता है और फूलों की घाटी में होता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड में। इससे आपको ये भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इतनी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। अब आगे चलते हैं। अभी न्यूज़ में था कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख की हत्या की गई थी। तो आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए कि नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर हो गई। यहाँ पर जब आगे के पेजों पर आते हैं तो देखिए ये जो पेज नंबर 6 होता है, यहाँ पर अधिकतर मतलब संडे को छोड़कर संपादकीय दिया होता है। मतलब यहाँ पर एक किसी टॉपिक पर आपको एक अच्छा खासा लेख दिया होता है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसमें कई सारे पॉइंट आपको मिल सकते हैं, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। तो ये संडे का है तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर एक कोटेशन मिलता है। इस कोटेशन को भी आपको जो आपके लिए इस यूजफुल है उसे आपको लगातार लिखते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रिंस क्रोपाटकिन का जो कह सकते हैं एक कोटेशन है, क्या है कि खोज आविष्कार की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए जिस बात की सबसे पहले जरूरत है वह है विचारों की जागृति, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने का साहस। तो ये निबंध इत्यादि में आप इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। देखिए सामान्यतः एक वर्ष में जो है 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, परंतु 2024 में जो 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो इन्हीं में से 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये जो 5 है इसमें से 4 की मृत्यु हो चुकी है, एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी अभी वो जीवित हैं। तो 5 में से 4 मरणोपरांत को जो है भारत रत्न पुरस्कार से यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव,
वह चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। तो ये जो 5 लोग हैं, इसमें से जो 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, इसमें से 2 व्यक्ति जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, एक कृषि वैज्ञानिक है और एक जो है 2 बार के बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां पर देखते हैं और चीज़ों को। देखिए, सरकार ने वर्ष 2024 में जो है नरसिंहा राव, आपके चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें और इसके अतिरिक्त पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अब इनमें से जो ये 4 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनके बारे में 2 या 3 कथन आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए और इससे प्रश्न बनेंगे। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है PV नरसिंहा राव जी के बारे में बात करें तो बहुभाषाविद, राजनेता व विद्वान PV नरसिंहा राव को भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, जिनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान देश में दूरगामी आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। वह 1991 से 1996, तो इनका कार्यकाल याद रखिए कब से कब तक ये थे, तो 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वे किसी दक्षिण राज्य से, मतलब दक्षिण भारतीय राज्य से देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वे नेहरू गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले कांग्रेस नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। पहले भी लोग रहे पर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किए थे, तो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को आर्थिक भंवर से निकाला था। जो आर्थिक सुधार होते हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में होते हैं, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980, मतलब 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहे। बहुत छोटा कार्यकाल था इनका जो है 1987 में निधन हो गया था। ये 1929 में 1929 में मेरठ चले गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ठीक है। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। हालांकि चूंकि फरवरी 1970 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी के बारे में। इनका कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है कि जो देश 1960 के दशक में अपने लोगों का भरण पोषण करने के लिए अमेरिकी गेहूं पर निर्भर था, वह 1971 में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर घोषित कर दिया गया। उन्होंने अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ भारत और उपमहाद्वीप में चावल और गेहूं की उच्च उपज वाली अनुवांशिक किस्मों की खेती शुरू की थी। ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न पूछा भी गया है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो ये प्रश्न आपका पीछे से पूछा गया, जिसमें आपका जो है कृषि था, शांति था, ठीक है। इसी प्रकार से 2 विकल्प और थे। तो ध्यान रखिएगा कि कृषि के क्षेत्र में कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, तो इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1987 में, वो पहला किसको दिया गया था? MS स्वामीनाथन को दिया गया था। पादप अनुवांशिकविद के तौर पर स्वामीनाथन के अनुसंधान से खाद्य असुरक्षा की समस्या का समाधान हुआ और पैदावार बढ़ने से छोटे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का मौका मिला। और ये देखिए, ध्यान रखिए, ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। राज्यसभा सदस्य कब तक रहे हैं? 2007 से लेकर 2013 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और स्वामीनाथन को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से 84 मानद उपाधियां भी मिली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। जननायक के रूप में मशहूर कर्पूरी ठाकुर जी पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जो दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कार्यकाल भी इनका याद रखिएगा कब से कब तक थे, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने नहीं पूरा किया कभी भी। सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष में उनकी अहम भूमिका थी। बिहार में OBC अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीति के एक स्रोत रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समाज के सबसे पिछड़े वर्गों में से एक नाई समाज में हुआ था। सकारात्मक कार्रवाई के प्रति ठाकुर की प्रतिबद्धता ने देश के गरीबों, पीड़ितों, शोषितों और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व और अवसर दिए। उनकी नीतियों और सुधार कई लोगों के जीवन, खासकर शिक्षा, रोजगार और किसान कल्याण के क्षेत्र में अहम बदलाव लाने में अग्रणी रहे। मुख्यमंत्री के रूप में
कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल को मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भी याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंगेरी लाल आयोग जो है ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित रहा है और बिहार में गठित किया गया आयोग था। ठीक है, तो देखिए, जिसके तहत राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। कर्पूरी ठाकुर का जो निधन है वो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। तो ये तो बात हुई जिन 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है उनके बारे में, जो एक सामान्य जानकारी जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगले पेज पे आप आएंगे, पेज नंबर 12 पर, तो यहाँ पर छोटा सा फोटो लगा कर दिया गया है कि जूनागढ़ के शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक एशियाई शेर जो है रेल पटरी पार करते हुए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, गुजरात के जूनागढ़ में। यहाँ पर कौन से शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब आगे देखते हैं, ये न्यूज है चीन की तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ। देखिए, चीन ने तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ का जश्न भारत और भूटान से लगती सीमाओं के पास स्थित नए गांवों में मनाया, क्योंकि जो तिब्बत का इलाका है वो उसकी सीमा आपका भारत और भूटान दोनों से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नए गांव स्थापित किए गए वहां पर मनाया गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए, तिब्बत को चीन अपना हिस्सा बताता है और इसे जिजांग नाम देता है। मतलब जो चीन है तिब्बत को क्या कहता है, हम लोग तिब्बत कहते हैं, चीन क्या कहता है, इसे जिजांग कहता है। चीन 28 मार्च के दिन को हिमालय क्षेत्र में लोकतांत्रिक सुधार दिवस के रूप में मनाता है। क्यों 28 मार्च को चुना गया, क्योंकि 1959 में भारत आए दलाई लामा के शासन के अंत का प्रतीक है। जो 28 मार्च 1959 को दलाई लामा जो है यहाँ से तिब्बत से भारत आ गए थे, वर्तमान में भारत में ही रहते हैं। ठीक है, चीनी सैनिकों ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक सुधारों की 65वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे नीदरलैंड के संबंध में एक अभी न्यूज था कि नीदरलैंड के एक नाइट क्लब में लोगों को बंधक बना लिया गया था और फिर वहाँ से पुलिस ने उनको रिहा कराया। तो यहाँ पर ये देखिए करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीदरलैंड चर्चा में रहा किन्हीं वजहों से। तो अब नीदरलैंड हमारे लिए मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें नीदरलैंड को मैप में देखना चाहिए। यदि आप एटलस उठा के देखेंगे तो नीदरलैंड जो है आपका क्या है, यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है। यदि आप जब मैप देखेंगे तो यूरोप में जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी से इसकी सीमा लगी हुई, इसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है और नीदरलैंड में ही रोटरडम नामक एक महत्वपूर्ण शहर भी है, रोटरडम भी है और एम्स्टर्डम है। तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और इसकी सीमा नीदरलैंड की जो सीमा है या इसके पड़ोसी देश जो हैं, इसके 2 पड़ोसी देश हैं, एक तरफ आपका जर्मनी है, दूसरी तरफ आपका बेल्जियम है। तो इसकी सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है और इसका जो तटीय सीमा है वो नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है। तो इतनी आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैपिंग के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर एक न्यूज है दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो जैकब जुमा रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया उनके आपराधिक रिकॉर्डों की वजह से। तो आप मैप में जो है दक्षिण अफ्रीका को भी देख सकते हैं, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को आपराधिक रिकॉर्डों की वजह से पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को। अब थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के यदि हम लोग मैपिंग के दृष्टिकोण से इसको देखें तो इसके बारे में यदि आप एटलस उठा करके देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में, इसका नाम भी इसलिए दक्षिण अफ्रीका क्योंकि ये इसके अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण हिस्से में है। ठीक है, और यदि इसकी सीमा देखें, इसकी सीमा दक्षिण अफ्रीका की सीमा किससे किससे लगती है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त किंगडम ऑफ इश्वातानी या स्वाजीलैंड जिसे कहते हैं। देखिए जो साउथ अफ्रीका है, इसके क्षेत्र में 2 जो है कह सकते हैं स्थलबद्ध देश भी हैं। कौन कौन से, एक लिसोथिया है, दूसरा है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड और इशोथिया जो है इसके सीमा के अंदर ही स्थित 2 देश हैं। तो याद रखिएगा इसकी सीमा आपका मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया से लगती है और दक्षिण अफ्रीका से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन गुजरती है यहाँ से, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसकी जो तटीय सीमा है वो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर और अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन से लगती है। तो इतनी चीज़ें, इसके अतिरिक्त इसके बारे में थोड़ा और याद रखिएगा कि जो ड्रैकेंसबर्ग रेंज है वो कहाँ पर है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है। और कालाहारी डिजर्ट, कई बार कालाहारी डिजर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो कालाहारी डिजर्ट का जो फैलाव है वो आपका नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप मैपिंग के दृष्टिकोण से भी आप दक्षिण अफ्रीका को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यदि हम लोग इसके खेल वाले जो पृष्ठ है, आखिरी पृष्ठ, इसको देखें तो यहाँ पर हमारे जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो आप नीचे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निशानेबाजी विश्व कप के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना। देखिए हुआ क्या कि विश्व निशानेबाजी पैरा खेल ने इस महीने की शुरुआत में, मतलब इस महीने मतलब मार्च की शुरुआत में पैरा निशानेबाजी विश्व कप के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की। इससे आपको पता चलता है कि जो विश्व कप, आपका विश्व निशानेबाजी पैरा कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, आपका भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। तो पैरा विश्व कप का आयोजन जो है कर्णी सिंह रेंज पर 6 से 12 मार्च तक इसका आयोजन किया गया, 6 से 12 मार्च 2024 तक, जिसमें 50 से अधिक देशों के 250 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया और भारत 2 स्वर्ण समेत 16 पदक जीत करके तीसरे स्थान पर रहा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका निशानेबाजी विश्व कप, पैरा निशानेबाजी विश्व कप का जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ, ठीक है। भारत के दिल्ली के कर्णी सिंह रेंज पर हुआ। और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए, 50 से अधिक देश इसमें शामिल हुए, 50+ देश, ठीक है। और जो पदक तालिका थी, पदक तालिका में भारत जो है तीसरे नंबर पे था और कितने पदक जीता, 16 पदक जीता। 16 पदकों में से 2 क्या है, स्वर्ण पदक हैं। तो इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस मतलब 31 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर में इतनी जानकारी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ें, यदि कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उसे हमें ज़रूर इंगित करके बताएं। और ये जो पहल मैंने प्रारंभ करने का प्रयास किया है, ये आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सपोर्ट करें और मैं लगातार इसे आगे भी देते रहने का प्रयास करूंगा। और जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।